स्क्रीन पर आपको ये जो शख्स दिख रहा है, इसका नाम है राव इंद्रजीत यादव उर्फ राव इंद्रजीत सिंह। जब तक ये भारत में रह रहा था, इसके साथ अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। आप उसकी फोटोज देखिए, वीडियोस देखिए, ऐसा लगता था कि ये कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि इसे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दे रखी है। लेकिन एक म्यूज़िक इंडस्ट्री चलाता था, वो भी नाम के लिए। कल इसके घर पर ईडी की रेड होती है और इसके बहुत सारे ठिकानों पर ईडी की रेड होती है। हरियाणा में कई जगहों पर ईडी की रेड होती है। फिर ईडी जो है अपने बयान में बताती है कि 17 लाख से ज़्यादा जो कैश और कई लग्जरी गाड़ी जो है इसके ठिकाने से मिली। लेकिन ईडी ने ये रेड किया क्यों और ईडी को इनपुट कहाँ से मिला? ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत यादव का नाम पहली बार आ रहा है। इससे पहले पूरन कुमार के केस में राव इंद्रजीत का नाम आया था, लेकिन उस केस में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये आराम से यूए में बैठा है, ये डेली वीडियोस डालता है इंस्टाग्राम पे इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। इसे कई जगह गैंगस्टर बोला जाता है, कई जगह इसे दलाल बोला जाता है, कई जगह इसे फाइनेंसर बोला जाता है और कई जगह इसे ये भी कहा जाता है कि ये बड़े लोगों का पैसा मैनेज करता है। ईडी ने पहली बार 2 जगहों का नाम लिखा है अपनी प्रेस रिलीज में। पहला लिखा है झज्जर का इलाका दिग्गल और दूसरा एक कंपनी का नाम लिखा है अपोलो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के इर्द गिर्द घुमा है पूरा केस। इसमें एक नाम जो मिसिंग है वो है मंजीत 63। मंजीत 63 सबसे बड़ा फाइनेंसर था दिग्गल का और उसके मर्डर केस में साजिशकर्ता के रूप में पहली बार राव इंद्रजीत का नाम सामने आता है। इसमें हिमांशु भाऊ गैंग का कनेक्शन, फिर दिग्गल गांव में क्या कुछ होता है, कैसे फाइनेंस पे बड़े बड़े कंपनियों को पैसा दिया जाता है, फिर उसके बाद पूरन कुमार का केस। ये सब कड़ियाँ मैं जोड़ूंगा इस केस में और बताऊंगा डिटेल में कि आखिरकार ये है कौन। और ईडी के रेड के बाद बहुत लोगों को डर लग रहा है कि कई लोगों का नाम खुलासा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे अपना पैसा दे रखा था चलाने के लिए। क्योंकि भारत में रहते हुए, हरियाणा में रहते हुए इतनी सारी सिक्योरिटी लेकर चलना नॉर्मल बात तो नहीं है और कोई नॉर्मल इंसान लेकर चल भी नहीं सकता। इसके लिए आपकी अच्छी सेटिंग होनी चाहिए सरकार में और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सब में आपकी अच्छी सेटिंग होनी चाहिए, तभी आपको इतनी सिक्योरिटी मिलेगी। वरना आप एक म्यूज़िक कंपनी चलाते हो, आपको इतना क्या डर, इतनी अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लोगों के साथ जुड़ा था। इसकी आप प्रोफाइल निकाल लो, सबके साथ फोटो है। अखिलेश यादव के साथ, सीएम सैनी के साथ, लालू प्रसाद के बेटों के साथ, लालू प्रसाद के साथ, सब पॉलिटिशियंस के साथ इसके फ़ोटोज़ हैं, मनोज तिवारी के साथ। और ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी और कह लीजिए कि ऐसा कोई दल नहीं होगा जिसके साथ इसकी फ़ोटोज़ नहीं है। इंस्टाग्राम पे बड़ी लाइविश लाइफ जीता है और दिन भर फोटोज़ अपलोड करता है, बिंदास यूएई में भागा है। 15 से ज़्यादा मुकदमे हैं, फिर भी पुलिस इसे ढूंढ नहीं पा रही, ना पकड़ पा रही है। यहाँ तक कि मंजीत 63 की जब हत्या हुई थी, उसमें इसका नाम आया था, उसमें एफआईआर में इसका नाम तो था, लेकिन उस कंपनी का नाम नहीं आया था जिस कंपनी के वजह से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था। तो क्या है ये पूरी स्टोरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने कल 3 से 4 जगह रेड की। पहला रेड था दिल्ली में, फिर गुरुग्राम में और रोहतक में। ये रेड किसके यहाँ थी? ये रेड थी इंद्रजीत सिंह यादव के यहाँ। और इनकी जो पार्टनर कंपनी, बताया जा रहा है कि इन्हीं के से जुड़े हुए एक जो लोग हैं, जो है अपोलो ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इनके भी कुछ लोगों के यहाँ रेड की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन लोगों के यहाँ रेड किया गया और रेड में 17 लाख से ज़्यादा कैश और कई लग्जरी गाड़ियाँ पाई गई। ऐसे में बताया जाता है कि ये जो राव इंद्रजीत है, जो अपने आप को एक म्यूजिक कंपोजर बताता है और बताता है कि मैं एक म्यूजिक इंडस्ट्री चलाता हूँ जिसका नाम है जेम ट्यून्स, और इसके ठिकाने पर भी कल ईडी की रेड की गई। तो 10 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड की गई। 2 दिन तक छापेमारी चली। ईडी का दावा है कि 5 लग्जरी कारें, 17 लाख नगद जब्त, बैंक लॉकर, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त की गई हैं। अब इंद्रजीत यादव पर बताया जाता है कि 15 से ज़्यादा मुकदमे हैं और एलविश यादव के घर पे जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी जो एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पे, उसमें भी इंद्रजीत यादव का नाम था। हरियाणवी सिंगर राहुल फैजलपुरिया के घर पर भी जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी राव इंद्रजीत का नाम सामने आया था। आरोपी जो है, जिसके ऊपर ये सब आरोप रख रहे हैं, वो यूएई में बैठा है और यूएई में बैठ के अपना नेटवर्क चला रहा है। इसका कनेक्शन जो है हिमांशु भाऊ गैंग से भी निकला था और बिजनेस में हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी रीच है और इन सब के बीच में ये बताया जाता है कि
इसका रसूख बहुत ज़्यादा था, इसे अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली थी, इतना लाव लश्कर लेके चलता था, आगे पुलिस की एक एस्कॉर्ट गाड़ी चलती थी जब ये भारत में था, और कई बड़े लोगों के साथ, ये देखिए इसकी फोटोज़, ये देखिए अखिलेश यादव के साथ इसकी फ़ोटो, तेज प्रताप यादव के साथ इसकी फ़ोटो, सीएम सैनी के साथ फ़ोटो, वहीं जो मिनिस्टर हैं जो उनका भी नाम राव इंद्रजीत सिंह है, उनके साथ भी इसकी फ़ोटो हैं, और उनके साथ कई फ़ोटोज़ हैं, कई बड़े लोगों के साथ फ़ोटो, कई बड़े ऑफिसर्स के साथ फ़ोटो। लेकिन इसका काम क्या था? काम ये करता था, नाम के लिए तो इसके पास म्यूजिक कंपनी थी, लेकिन ईडी ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो प्रेस रिपोर्ट में लिखा है, प्रेस रिलीज में, उसमें ईडी ने बताया है कि ये बड़े बड़े जितने भी वो थे फाइनेंसर थे, उनको सेटलमेंट के नाम पे उनसे कई बड़े अमाउंट का कमीशन लेता था, बहुत ज़्यादा कमीशन लेता था। समझिए मैंने पैसा दे दिया किसी को ब्याज पे, और सामने वाले को ये बोलता था तू इसका ब्याज का पैसा वापस मत कर, फिर मैं उसके पास जाऊंगा कि इंद्रजीत भैया पैसे दिलवा दो, और ये फिर पैसे दिलवाएगा। तो इसका काम था मीडिएटर का, और कमीशन लेता था। अब इन सब के बीच में मैंने आपको बताया शुरुआत में वीडियो में, पहली बार दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। दिग्गल, झज्जर का जो एक गांव है, झज्जर में एक गांव है दिग्गल, उसका जिक्र हुआ है, और अपोलो ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसका जिक्र हुआ है। इससे पहले कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ था, अपोलो कंपनी के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत बार ऐसे इसके ऊपर आरोप तो बहुत लगे, लेकिन कहीं जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार ईडी के केस में दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। इससे पहले जानेंगे कि इसका कनेक्शन पूरन कुमार केस में भी आया था। आपको याद होगा, पूरन कुमार ने जब जान दे दी थी अपनी, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, और कई बड़ी अधिकारियों पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी जो है उनके आसपास है और उन्हें परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद हेड कांस्टेबल संदीप लाठर भी अपनी जान दे देता, और वो जान देने के वक्त एक वीडियो बनाता, और उस वीडियो में वो बताता है कि इस आदमी को, यानी राव इंद्रजीत यादव को बचाने के लिए ऑफिसर ने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और केस में इसका नाम निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इसका नाम नहीं निकाला गया। वो मर्डर केस किसका था? वो मर्डर केस था मंजीत 6'3" का। 6'3" इसलिए उसे कहते थे कि उनकी हाइट जो थी वो 6 फुट 3 इंच थी, तो इसलिए उसे मंजीत 6'3" कहा जाता था। तो शुरुआत से जानेंगे पूरा मैटर क्या है दिग्गल वाला, जिसकी वजह से पूरन कुमार केस में भी इसका नाम आया, और हर जगह इसके बारे में चर्चा होने लगी। तो देखिए, झज्जर में एक इलाका है जिसका नाम है दिग्गल गांव। इस गांव में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, 20 से 50 साल की उम्र के 1200 से ज़्यादा लोग हैं जो फाइनेंस पर पैसा चलाते हैं। मतलब एक तरह से एक प्राइवेट कंपनी खोल के रखा है इन्होंने, और इन्होंने ब्याज पर ये बड़े बड़े लोगों को पैसा देते हैं, छोटे मोटे लोगों को नहीं। यहाँ गिनती होती 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ तक जो पैसे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी को देते हैं। और कोई छोटा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिर बड़े बिल्डर्स, और पूरा लेन देन कैश में होता है। तो ये गांव अपने आप में बहुत फेमस है, और इसी गांव में एक डील होती है। डील किसके साथ? अपोलो कंपनी के साथ। अपोलो कंपनी के साथ डील होती है, और डील को जो लीड करते हैं वो है मंजीत 6'3". मैंने आपको बताया था मंजीत 6'3" क्यों कहते हैं, उसकी हाइट की वजह से। और मंजीत 6'3", ये पूरे जितने लड़के हैं उस गांव के और जितने लोग हैं सब उस पर निर्भर हैं, क्योंकि वो गारंटी लेता था और वो किसी का पैसा डूबने नहीं देता था। एक तरह से उस एरिया का किंगपिन था, और वहाँ उसकी पकड़ अच्छी थी, सब लोग उसकी बात सुनते थे, और वो प्रॉपर बिजनेस कर रहा था। लेकिन जो बिजनेस था वो तो कैश में था सब कुछ, और एक तरह से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी चला रखी थी इन्होंने, प्राइवेट लोन कंपनी चला रखी थी, और ब्याज पर पैसा देते थे। फाइनेंसर्स थे ये सब। अब ऐसे में ये जो फाइनेंस का पैसा है, 200 से 400 करोड़ के बीच जो अमाउंट है, वो अमाउंट दिया जाता है अपोलो कंपनी को। अब क्या होता है, यहाँ तक तो लेन देन सीधा कंपनी के मालिक से और जो गांव वाले हैं और जो मंजीत है उनकी है, लेकिन इसमें एंट्री हो जाती है राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत पहले से पावरफुल था, यूएई में बैठा था आराम से, और उसके पास गनर वनर सब कुछ थे, कनेक्शंस अच्छे थे। तो उसने देखा कि ये फाइनेंस कैपिटल है, अगर मैंने इस पर कब्जा कर लिया तो पूरा जो फाइनेंस का पैसे का लेन देन है वो मेरे चैनल के थ्रू चलेगा। अगर मैंने इस पर कब्जा कर लिया तो मैं अच्छा खासा पैसा ऑफिसर्स का जो है ब्लैक मनी इस जगह घुमा दूंगा, और जो नेटवर्क से जो कमीशन आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसकी नज़र पड़ गई इस पर। अब उसने बताया जाता है कि उसने जो गांव के लोग हैं और जो गांव के लड़के जो बता रहे हैं, मैं उनके आधार पे बता रहा हूँ, और जो केस फाइल हुए उसके आधार पर, तो बताया जाता है कि अब जो है ये अपोलो कंपनी में के मालिक या बाकी जो लोग थे उनको कह दिया इसने कि आप लोग पैसा रुका दो गाँव के लोगों का। अब कंपनी जो है पैसा रुका देती है, ये बोल रहा है कि आप 5% दे रहे हो ना कमीशन,
मैं उसे 2% पे ला दूंगा। इन लोग ने 5% के कमीशन पे 400 करोड़ या 200 करोड़ के आसपास जो है पैसा दिया था, वो 5% था। तो इसने कहा, राव इंद्रजीत ने, मैं 2% पे ये पूरा पैसा सेटलमेंट करवा दूंगा, लेकिन बातचीत जो है वो मेरे थ्रू होनी चाहिए। अब ऐसे में जो कंपनी है वो पैसा रुका देती है। अब इससे पूरे गांव वाले तिलमिला जाते हैं और गांव के लड़के तिलमिला जाते हैं कि यार हमने अपना पैसा इकट्ठा कर करके दिया है और ये अब हमें ब्याज देना बंद कर दिया है और ये पैसे नहीं दे रहा है। तो ऐसे में मंजीत 6-3 जो है वो गांव के कुछ लड़कों के साथ, 400-500 लड़कों के साथ पहुंच जाता है अपोलो की कंपनी पे, और वहाँ पहुंचकर ये हंगामा करते हैं, बहुत बहस होती है। इस बीच वहाँ एंट्री हो जाती है राव इंद्रजीत यादव की। राव इंद्रजीत यादव वहाँ आता है और एंट्री करता है और बोलता है कि बीच में मीडिएशन करने लगता है। तो मंजीत 6-3 बोलता है कि तू कौन होता है बीच में मीडिएशन करने वाला, तेरा क्या इसमें लेना देना है। इसके बाद बहुत तीखी बहस होती है और कुछ लोग जो गांव के वो मान जाते, बोलते हैं यार हमारा पैसा मिलने से मतलब है, राव इंद्रजीत दिलाए या तुम दिलाओ, कोई भी दिलाओ, बस हमारा पैसा दिला दो। क्योंकि राव इंद्रजीत के ही कहने पर उसके पता था इसको पुलिस का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। पैसा का काम था वो पूरा तो एक तरह से ब्लैक का ही था, क्योंकि कैश में पूरा लेन देन होता है, तो पुलिस के पास जा नहीं सकते, अपनी ताकत और अपने दम पे ही ये पैसा निकालना होता है, और उसमें अगर कोई बड़ा इन्वॉल्व हो गया तो फिर उसके सपोर्ट से पैसा जो है निकाला जाता है। अब ऐसे में मंजीत की तीखी नोकझोंक होती है राव इंद्रजीत यादव के साथ और बहुत बहसबाजी होती है, जिसके बाद वापस से सेटलमेंट होता नहीं और दोनों पक्ष जो है वापस चले जाते हैं। अब इस बीच यहाँ एंट्री होती है भाऊ गैंग की। भाऊ गैंग जो है वो मंजीत को फ़ोन करता है और धमकी देता है कि इस मामले से पीछे हट जा, राव इंद्रजीत मेरा भाई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मंजीत के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं। वो बताते हैं कि भाऊ गैंग की तरफ से हिमांशु भाऊ का फ़ोन आता है, और हिमांशु भाऊ दिग्गल गांव का पड़ोसी ही था जब वो रहता था, बड़ा गैंगस्टर बनने से पहले वो इनके पड़ोसी ही था। अब वो फ़ोन करता है और बोलता है कि तू इस मामले में हट जा, राव इंद्रजीत मेरा भाई है और अगर तू इसके बीच में आएगा तो अंजाम बुरा होगा। और तो इसी बात पर तीखी नोकझोंक होती है। मंजीत कहता है कि तू हमारे गांव का ही है, हमारा पड़ोसी, और तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमने तेरे लड़कों को रुकाया था और बहुत सारी चीज़ें कि हमारे गांव ने भी समय समय पर तुम्हारी मदद की और तुम लोग आज हमें ही धमकी दे रहे हो, हमारे बीच में आ रहे हो। तो इस बात पर तीखी नोकझोंक होती है और इस नोकझोंक के बाद एक दिन तारीख आती है 10 दिसंबर के आसपास, और जो मंजीत है वो एक शादी 10 दिसंबर गलत तारीख बता रहा हूँ, 6 दिसंबर के आसपास जो है मंजीत जो है वो एक शादी समारोह से आता होता है और बीच रास्ते में उसको 8 गोलियां मार दी जाती है। गोली मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है और गांव में कर्फ्यू लग जाता है। गांव के लोग जो है वो रास्ता जाम कर देते हैं, जो दिगल गांव के लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर था कि इतना बड़ा फाइनेंसर, क्योंकि पूरा पैसा ये देखता था, सब कुछ ये करता था, और उसकी मौत अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। गांव में कमांडो लगा दिए गए, बहुत पुलिस बल लगा दिया गया, ट्रैफिक जैम करवा दिया था, गाँव के लोगों ने पूरा चक्का जाम कर दिया था। इसके बाद 20 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसमें राव इंद्रजीत का भी नाम सामने आया। पहली बार उस केस में राव इंद्रजीत का नाम ऐड हुआ, जिसमें साजिशकर्ता के तौर पर राव इंद्रजीत का नाम था, लेकिन इसमें से एक नाम मिसिंग था, वो था कंपनी का। अब कंपनी का नाम पुलिस ने उस समय क्यों नहीं डाला, ये पुलिस ही बता सकेगी। अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई लोग थे और इसमें IG पूरन कुमार भी खुद जांच कर रहे थे। अब इस बीच में जो एक पंचायत होती है, पंचायत के बाद पंचायत के लोग जो हैं वो जाते हैं IG पूरन कुमार से मिलने और बोलते हैं कि इसकी जांच सही दिशा में हो और कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। इसमें IG पूरन कुमार खुद गांव वालों को दिलासा दिलाते, इसमें से किसी का नाम नहीं हटेगा और राव इंद्रजीत जहां भी होगा उसे पकड़ कर लाया जाएगा। ये गाँव वालों को भरोसा दिलाते और बोलते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद गांव के लोग जो है वो चले जाते हैं, लेकिन गांव में धीरे धीरे एक एक करके सबको फ़ोन आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को धमकी मिलनी शुरू होती है। जो मंजीत के चाचा हैं उन्हें धमकी मिलती है और काफ़ी लोगों को। तो उस गांव में 10 से ज़्यादा लोगों को पुलिस सिक्योरिटी भी मिलती है बाकायदा, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और सब फाइनेंसर्स को एक एक करके धमकी जाना शुरू हो जाती है। अब यहाँ तक पूरा खेल था। अब यहाँ एंट्री हो गई थी इनकी राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत का नाम तब बहुत सुर्खियों में आया था। उसके बाद नाम जो है अचानक से गायब हो गया और राव इंद्रजीत जो है वो शिफ्ट हो गया बाहर। उसको बाहर किसने भगाया UAE, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो UAE में बैठ के आराम से फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल रहा है। उसके ऊपर 15 से ज़्यादा मुकदमे और सब हीनियस क्राइम भी हैं उसमें जितने भी आर्म्स एक्ट हैं, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, फाइनेंसर्स के साथ पैसा लेना, धमकी देना, एक्सटॉर्शन के लिए पैसे, कई ऐसे जो नाम है, अवैध ज़मीन पर कब्जा करना, हथियारों के ज़रिए धमकी देकर सेटलमेंट करवाना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ED ने भी बताया है कि इन सब चीज़ों में उसके नाम जो है वो सामने आया है। अब ऐसे में
अब यहाँ तक तो मामला शांत हो गया था, लेकिन कहीं भी राव इंद्रजीत के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। यहाँ तक कि जब पूरन कुमार केस में राव इंद्रजीत का नाम सामने आया तभी भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसने एक दिन ट्वीट किया और उसने बोला मैं पुलिस वालों की पोल खोलूंगा। फिर मैंने उस पर खबर भी की थी और बाकायदा उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और एडिट कर दिया कि जो पुलिस की पोल खोलने वाला था इस मामले के बाद पूरन कुमार के, लेकिन उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, उसके बाद नहीं बोला। बताया जाता है कि इसके पास कई बड़े अधिकारियों का पैसा है और कई अधिकारियों का पैसा ही मार्केट में चलाता लगाता है, ये आरोप इस पर लगते आ रहे हैं। अब इसके बाद ये दुबई में शिफ्ट है और वहाँ से ये अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है और वहाँ से फोटोज़ भी डालता है, डेली इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। इसका नंबर मुझे मिला था, मैंने इसे फ़ोन कर ट्राई किया बात करने के लिए कि मैं जानूँ इसका पक्ष भी, ये क्या कहना चाहता है, लेकिन इसने बातचीत नहीं की। इसने एक मीडिया चैनल से बात की और मीडिया चैनल से बात करने के बाद इसने बताया कि इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सारे गलत हैं, इसके यहाँ से 1700 रुपये भी नहीं मिले होंगे। और बताइए, ईडी कह रही है कि 17 लाख रुपये मिले कैश और ये बोल रहा है 1700 रुपये भी नहीं मिले होंगे, ऐसे इसके आरोप है। अब इस बीच झज्जर का वो गांव, दिग्गल गांव में अब उन बच्चों का पैसा क्या हुआ इसके बारे में कोई अता पता नहीं, लेकिन ईडी को नहीं पता, ये जानकारी मिल गई होगी। अब ईडी इस केस में आ गई और अपोलो वालों के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इंद्रजीत सिंह यादव के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है और उन गाँव के लड़कों की कंप्लेंट, क्योंकि पैसा तो पूरा ब्लैक में दिया जाता है, एक तरह से कैश में दिया जाता है, लेकिन कंपनीज के पेपर्स रख लिए जाते हैं। इस बीच में कई बड़े बड़े सेटलमेंट थे जिसमें इंद्रजीत यादव का नाम आ गया सामने। वो हर सेटलमेंट में बीच में कूद पड़ा क्योंकि मंजीत के जाने के बाद कोई भी उसको लीड करने वाला नहीं था और वहाँ हर छोटे मोटे जितने भी सेटलमेंट थे उन सेटलमेंट्स में राव इंद्रजीत का नाम सामने आने लगा था। अब ईडी की रेड हुई है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। इसमें सवाल बहुत सारे हैं। पहला सवाल है, क्या हुआ पूरन कुमार के केस का? उसमें राव इंद्रजीत का नाम जो सामने आया था, 50 करोड़ की बात सामने आई थी, उसमें क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? जाँच कहाँ तक पहुँची? क्या सच में पुलिस महकमे के कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं? पैसा लेन देन कुछ हुआ था? लेकिन इसके बारे में अभी तो कोई पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, केस ऐसे ही चला गया। दूसरा था दिग्गल गांव की सच्चाई। इसमें ये जो अपोलो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी जिसका ईडी ने नाम लिखा है, इस कंपनी के साथ क्या लेन देन था? पुलिस ने कभी कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? और गाँव के इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों का पैसा डूबा, क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था? किसी के पास कोई इनपुट नहीं था किस मामले में? और फिर मंजीत की जो मर्डर थी, उस मर्डर केस में भी कंपनी का कहीं नाम नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा मामला तो उसी से जुड़ा हुआ था। हिमांशु बाव गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी सोशल मीडिया पे और सपोर्ट करने के लिए बोला था राव इंद्रजीत राव को। और इन सब चीज़ों के बीच में उसे इतनी सारी सिक्योरिटी किसने दे दी? कमिश्नर के भी बस की नहीं है इतनी सिक्योरिटी देना। तो इतनी सिक्योरिटी उसको किस बिहाफ पे दी गई थी, क्यों दी गई थी? इन सब सवालों के जवाब हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, इन सबको देना होगा, क्योंकि इन सब के सवाल मिले नहीं। कहीं मीडिया में इसके बारे में डिटेल में कहीं रिपोर्ट नहीं की गई है, लोकल रिपोर्टर्स ने इस पर कहीं रिपोर्ट नहीं की है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। और ये कहीं ना कहीं सबको धमका देते हैं, हर किसी को फ़ोन चला जाता है इनका, और जहाँ लोग नहीं मान रहे वहाँ बताया जाता है अधिकारियों को पैसे पहुँच जाते हैं। तो उसके ऊपर कई ऐसे बड़े संगीन आरोप है। मुझे लगता है उन सबकी जांच होनी चाहिए। और ये जो पूरा मामला जो दिग्गल से निकल कर आया, इसमें पुलिस, हरियाणा पुलिस अभी तक क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट की ठीक से, ये बड़ी हैरानी की बात है। ईडी को आकर इसमें जाँच करना पड़ रहा है, ईडी आके जाँच कर रही है, जबकि ये मामला हर किसी को पता है। हरियाणा दिग्गल गाँव के एक बच्चे को ये मामला पता है। अगर आप किससे भी पूछ ले तो अभी तक पूरी जानकारी आ जाती है। लेकिन वही है, बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोगों के साथ तस्वीरें हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो इस बड़े आदमी पर हाथ कौन डाले? तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।